आगे नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर है ब्रिज है, पहले डायग्राम बता देता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये स्टील की या कॉपर की ब्लेड्स होती है। ये स्केल है इसका, डायग्राम आई नहीं रहा है तो चला गया। ये 100 माइनस एरो ये हो जाएगा सी डी ई एफ स्मॉल ई ओ हो जाएगा। ये एस हो गया आर। देखो भाई, सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूँ मैं, मीटर ब्रिज है ना, किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन है व्हीटस्टोन है ब्रिज। तो प्रिंसिपल क्या होता है इसका? व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पर अपने पास काम करता है। उसके बाद में आता है यूज का आता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी वही यूज में आता है और ये भी यही यूज में आता है अपने पास, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इसका कंस्ट्रक्शन, है ना। तो शायद मैंने लैब में प्रैक्टिकल कराए हैं, तो ये कर भी रखा है जहां तक मुझे पता है। वो एक सिंगल वायर होता है ना, अपने पास एक ही वायर था, केवल बहुत सारे वायर थे, वो तो पोटेंशियोमीटर था, है ना, जिसमें अपन ओड इवन देखते थे भाई कौन से वायर पे रीडिंग आई, वो तो पोटेंशियोमीटर है। और एक सिंगल ही वायर होता है अपने पास, जिसपे देखा कि अपने पास शुरू में देखा कि लेफ्ट आ रहा है, राइट लास्ट में देखा राइट आ रहा है, बीच में तो किसी न किसी पॉइंट पे जीरो आता है कि नहीं आता है, वो मीटर ब्रिज था अपने पास एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले अपन आता है कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में अपने पास क्या होता है, देखो एक वुडन बोर्ड होता है लंबा, ठीक है ना, उस वुडन बोर्ड पर दो पॉइंट होते हैं, ए एंड बी होते हैं अपने पास। इन पॉइंट्स के बिटवीन में अपने पास एक वायर होता है भाई। वायर जो होता है वो कांस्टेंट टन या मैग्नीन का वायर होता है अपने पास। कौन सा अलॉय होता है इसमें? कांस्टेंट टन और मैग्नीन। मैग्नीन जो होता है कॉपर प्लस मैग्नीज होता है, इसमें कॉपर प्लस निकल प्लस मैग्नीज होता है। तो ये अलॉयज होते हैं अपने पास, अलॉयज का वायर होता है कॉपर प्लस निकल प्लस मैग्नीज, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। एंड मैग्नीज जो होता है वो कॉपर प्लस मैग्नीज का वायर होता है अपने पास। अब अपन चलते हैं, वायर की जो लेंथ है इट इज 1 मीटर, तो 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज में लेते हैं, इसीलिए अपने पास इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज कहते हैं अपने पास। तो अपने को ये लिखना है इसकी थ्योरी में। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में
कि 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ कांस्टेंटन और मैग्नीज is attached between 2 points A and B on a rectangular wooden board. आ गया समझ में अपने पास? तो रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है, उस पे अपने पास ये फिक्स होता है। अब कई बच्चों को एक्सपेरिमेंट किया याद भी आ गया होगा। उसके बाद में अपन चलते हैं 1 मीटर स्केल इज अटैच्ड विथ ए वायर। तो 1 मीटर स्केल भी होता है अपने पास। मीटर स्केल जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर तक रीडिंग रहती है, 1 to 100 और इधर भी 1 to 100 चलती है अपने पास भी स्केल हो गया। उसके बाद में अपन चलते हैं कांस्टेंटन एंड मैग्नीज के यूज में लेते हैं, है ना, कि क्या रीजन है कि अलॉय जो लेते हैं कांस्टेंटन या मैग्नीज भी लेते हैं, कॉपर वायर यूज में नहीं ले सकते हैं भाई। इसमें रीजन बता देता हूं मैं। रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ ए कांस्टेंटन और मैग्नीज वायर इज वेरी हाई, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट फिर चैप्टर में पढ़ाया था आप लोगों को, अल्फा आया था कि नहीं आया था, और अल्फा का वैल्यू ये भी पढ़ा रखा है मैंने, R2 R1 on R1 डेल्टा P पढ़ा रखा है अपने पास। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर कांस्टेंटन एंड मैग्नीज इज वेरी लो, इसका वैल्यू तो लो होना चाहिए एंड रेसिस्टिविटी क्या होनी चाहिए अपने पास, हाई होनी चाहिए। तो हाई रेसिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का वायर रहते हैं। ये वायर जो होता है कांस्टेंटन एंड मैग्नीज में होता है। कोई पूछे कि कॉपर क्यों नहीं यूज में लेते हैं, कि व्हाई कॉपर इज नॉट यूज्ड इन ए वायर ऑफ ए मीटर ब्रिज। कॉपर में दोनों प्रॉपर्टी अपने पास अपोजिट है। कॉपर की रेसिस्टिविटी लो होती है या हाई होती है? लो होती है अपने पास, इसीलिए तो कंडक्टिंग वायर में यूज में लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो रीजन क्या लिखोगे, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज वेरी लो एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी हाई। तो अपने पास उसमें दोनों अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए, सो दैट कॉपर वायर इज नॉट यूज्ड इन ए मीटर ब्रिज एंड कांस्टेंटन एंड मैग्नीज इज यूज्ड इन ए मीटर ब्रिज बिकॉज़ रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी लो। अब सवाल उठता है कि रेसिस्टिविटी हाई होने के क्या फायदे हैं, है ना, क्या इंपॉर्टेंस है अपने पास। देखो भाई, रेसिस्टिविटी लो होती है ना, तो अपने पास एक दिक्कत ये रहती है कि लो रेसिस्टिविटी में हाई करंट का फ्लो होगा। करंट हाई फ्लो होगा तो अपने पास हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि H इक्वल टू ये पढ़ा रखा है I² RT होगा कि नहीं होगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अब अपने पास हीटिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हुआ तो रीडिंग कंटिन्यूअसली चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसका रीजन भी है। करंट इंक्रीज होगा तो वो गर्म होगा, गर्म होगा तो फिर रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होते ही उसकी रीडिंग जैसे मान लो अभी ली वो अलग आ रही है, 2 मिनट बाद में ली अलग आ रही है, तो सही कौन सी मानी जाए, प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए कॉपर वायर यूज में नहीं लेते हैं अपने पास। दूसरा, कॉपर वायर में रेसिस्टिविटी तो लो होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, हाई होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होने का अपने पास डिसएडवांटेज ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ये पढ़ाया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ए कंडक्टर्स में पढ़ाता हूं। अलॉयज में मामला उल्टा है, अलॉयज में हाई रेसिस्टिविटी होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, लो। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या फायदा होगा, अगर अपन मान लो कि अभी रीडिंग ले ली और 2 मिनट बाद में भी रीडिंग ले ली, तो रीडिंग में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बिकॉज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी लो, सो दैट there are no change in resistivity of मैग्नीज और कांस्टेंटन with a temperature। अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत राइज भी हुआ, इंक्रीज भी हुआ, तो उसकी रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगी। ड्यू टू नो चेंज इन रेसिस्टिविटी देयर आर नो चेंज इन ए रीडिंग। तो रीडिंग कांस्टेंट आएगी कि नहीं आएगी, इसीलिए अपने पास कांस्टेंटन या मैग्नीज यूज में लेते हैं। क्लियर। उसके बाद में अपन चलते हैं, देखो भाई ये जो थ्योरी लिखवा है ना सारी की सारी इस चैप्टर में, तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक डायग्राम याद होना चाहिए बस, बाकी इसी से देख के लिखी जाती है। जैसे नेक्स्ट थ्योरी क्या लिखोगे, पहले तो वायर का गाना गा ही दिया पूरा, उसके बाद में ये होएगा पॉइंट A एंड पॉइंट B इज कनेक्टेड टू सेल एंड ए की, एक लाइन की। उसके बाद में क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स RB इज कनेक्टेड बिटवीन C एंड B and unknown resistance S is connected between F and G। ये इसको देख के लिख दिया। अब एक ये वाला बच गया अपने पास, point E is connected to galvanometer and
other end of galvanometer is connected to जो कि स्लाइडिंग, जो कि अब एक्सपेरिमेंट किया है तो आप लोगों ने देखा भी है, स्लाइडिंग जो कि जो है लाइक ये जो पेन जैसी होती है अपने पास, तो अपने पास स्लाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको जहां पर वायर पर टच करेंगे वो वहीं से करंट का कनेक्शन अब आएगा कि नहीं होता है, तो स्लाइडिंग जो गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू स्लाइडिंग है, जो कि क्लियर है अपने पास। ये तो इसका कंस्ट्रक्शन में हो गया सारा, तो लिख दोगे। उसके बाद में आता है वर्किंग मेथड, ये वर्किंग मेथड। अब वर्किंग मेथड में जो एक्सपेरिमेंट किया है वो लिखना होता है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इनिशियली जो कि इज attached at point A and B. If deflection in galvanometer is opposite to each other, then connection is right. ठीक है, सबसे पहले ये जो कि यहाँ पर अपन देखते हैं, मान लो कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा है, कोई रूल नहीं है लेफ्ट में आए, राइट में भी आ सकता है। यहाँ पर लेफ्ट में आए तो वहां क्या आना चाहिए, वहां राइट में आना चाहिए, और अगर इस पॉइंट पर राइट में आ रहा है तो वो लेफ्ट में आ जाना चाहिए। अब आप लोगों ने ये पढ़ा है, ये गैल्वेनोमीटर है, जीरो बीच में है, ठीक है ना। मान लो कि पहले ए पॉइंट पर तो लेफ्ट में आ रहा है और बी पॉइंट पर किधर आ रहा है, राइट में आ रहा है, तो ये नीडल कहां से पासेज थ्रू हो रही है, जीरो से। इसका मतलब ये होगा इस वायर पर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, और जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा वहां पर ब्रिज बैलेंस में आएगा कि नहीं आएगा। Bridgestone ब्रिज में अपन ने पढ़ाई है, इन कंडीशन ऑफ ब्रिज बैलेंसिंग देयर आर नो करंट इन गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर नीडल इज अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो अब अपने पास इसमें ऐसा पॉइंट फाइंड करते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, जीरो हो जाए। सपोज दैट कि यहां जीरो हो गया अपने पास, यहां जीरो हो गया तो ब्रिज बैलेंस हो गया। देखो अब इसमें Bridgestone ब्रिज कैसे बनता है, देखो यहां से यहां तक की लेंथ मेजरमेंट कर लिया, सपोज दैट कितने सेंटीमीटर हो गई, 10 सेंटीमीटर। वायर इज 1 मीटर, 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक L सेंटीमीटर, तो ये कितनी रह गई, 100 सेंटीमीटर हो गई। सपोज दैट यहां से यहां तक जो वायर है उसकी अपने पास रेजिस्टेंस कितना ले लिया, B, और यहां से यहां तक का जो वायर है उसका कितना ले लिया। अब देखो Bridgestone ब्रिज कैसे बन रहा है, P Q R S, आगे बात समझ में अपने पास, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर बीच में हो गया कि नहीं हो गया, तो Bridgestone ब्रिज बन गया कि नहीं बन गया, तो Bridgestone ब्रिज बन भी गया और बैलेंस भी हो गया, क्योंकि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस जो रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस होगा वो क्या लगेंगे अपन, आर मानेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स ज्यादातर बच्चों ने देखा है, नहीं भी देखा हो किसी ने तो मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस बॉक्स में एक बॉक्स होता है, उसमें अलग अलग डॉट होते हैं, जैसे ये डॉट है अपने पास, ठीक है, फिर उसके पास में दूसरा डॉट होता है। यहाँ अगर 1 लिखा हुआ है इट मींस यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस काम करेगा, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर 2 ओम का काम करेगा। इसको निकाल दोगे तो 1 ओम काम करेगा, और अदरवाइज ये लगी हुई तो 1 ओम काम नहीं करेगा। तो जितना निकाल देते हैं उतना काम कर जाता है, जैसे 1 ओम की भी निकाल दी हमने की और 2 ओम की भी निकाल दी, तो कितना ओम हो जाएगा, वो 3 ओम हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट होता हुआ चला जाता है। आगे समझ में, तो इन कंडीशन ऑफ ब्रिज बैलेंस आ गया सब यहाँ से। अब अपन चलते हैं बाय फिफ्थ चैप्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये तो सभी जानते हो, 10th में भी आता है, R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L होता है कि नहीं होता है। तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L। ये रेजिस्टेंस किसका है, यहाँ से यहाँ तक वायर का है, P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एंड Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा। देन वी गेट, चलो जी भाई बोलो, P is proportional to L, so that P is equal to KL and Q is proportional to क्या होगा, 100 minus L and Q is equal to K 100 minus L, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कल पढ़ाया था बाय Bridgestone ब्रिज S इक्वल टू Q अपॉन P पढ़ाया था ना, अननोन रेजिस्टेंस का, Q अपॉन P इनटू R by placing value of P and Q, then by equation first and second बोलो भाई क्या रहेगा, S is equal to K 100 minus L
अपॉन के एल तो आर हो जाएगा एंड एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल इनटू आर। आ गया समझ में अपने पास? अब देखो एक बार कैपिटल आर का वैल्यू अपने को पता होता है कितना रेजिस्टेंस यूज में किया है, लेंथ का मेजरमेंट स्केल पे कर लेंगे तो अपन अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकल में जो था वो सीरीज कॉम्बिनेशन था एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन था, उसमें पहले S1 फाइंड करते थे एक वायर लेके, ठीक है, कर देते हैं S2, फिर दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके S1 प्लस S2 हो जाता था, फिर एक बार पैरेलल में फाइंड कर लेते थे, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूव करते थे। तो अननोन रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय मीटर ब्रिज। आ गया समझ में अपने पास? अब इसके बाद में चलते हैं कि इसके डिसएडवांटेज मान लो, या अपने को क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए मीटर ब्रिज में। दो तीन चीजें हैं जो प्रिकॉशंस रखने चाहिए। एक तो ये जो की है ना, ये लॉन्ग टाइम तक प्रेस नहीं होनी चाहिए अपने पास, बीच बीच में इसको हटा लेना चाहिए। क्यों? जितने ज्यादा टाइम तक करंट का फ्लो होगा तो वायर जो होगा वो गर्म थोड़ा बहुत तो होगा ही नहीं होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैन बी चेंज्ड सो दैट रीडिंग आल्सो चेंज्ड। तो लॉन्ग टाइम अपने पास इसकी को प्रेस नहीं रखना चाहिए, तो लॉन्ग टाइम तक करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए, अपन ये कह सकते हैं। दूसरा एक और है अपने पास, ये देखो यहां से चले अपन, ये कॉपर की या अपने पास स्टील की प्लेट्स होती हैं, अपन ने जो ये कैलकुलेशन किया उसमें कहीं भी जो है ना इसका रेजिस्टेंस और इसके रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन नहीं है देखो, जबकि इसमें भी करंट यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, तो भाई यहां तक का तो आ ही रहा ना अपने पास। अपन ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ स्टील प्लेट और मेटल प्लेट is not included in reading, so that reading must be taken nearly midpoint of meter bridge। रीडिंग अपने को किसके बीच आसपास में लेनी चाहिए, हमेशा ही मिड पॉइंट के आसपास में ले लेनी चाहिए। उसका रीजन क्या होगा, इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है मिड पॉइंट पे लेंगे तो इट इज कॉल्ड एंड करेक्शन, इट इज कॉल्ड एंड करेक्शन। ये एंड हो गया, ये फर्स्ट एंड एंड ये सेकंड एंड हो गया, ये अपने को इसमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए। इसके अलावा एक दो प्रिकॉशंस और हैं, जो स्लाइडिंग जो की होती है ना उसको दबा के नहीं खिसकाना चाहिए अपने पास, है ना? क्यों? अगर अपन उसको वायर पे दबा के खिसकाएंगे तो क्या चेंज हो सकता है? अरे वायर घिसेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, एंड रेजिस्टेंस चेंज होगा तो रीडिंग चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इसीलिए इसको रगड़ के नहीं सकाना है अपन, और उठा के रख के रीडिंग ले लेना है। आ गया समझ में अपने पास? ये इसके प्रोपोर्शंस हैं। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो रे भाई, ये काम खत्म। मैंने किया है डायग्राम बना से मैं ध्यान दिला रहा हूं, हमें नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं पोटेंशियोमीटर। बस अब पूरा चैप्टर जो है पोटेंशियोमीटर का ही है। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं इसका कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, उसके बाद मैं ये बता दूंगा कि किस यूज में। अब जिन बच्चों जो भी बच्चे लेट में गए हैं पोटेंशियोमीटर भी देखा हुआ है। पोटेंशियोमीटर में आप लोगों ने ये देखा है कि ये रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है ना, उस पर कितने मीटर लॉन्ग वायर होता है, यूं होता है कि नहीं होता है? कितने 10 मीटर होता है। कितने राउंड होते हैं उसमें? 10 राउंड होते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे कितने मीटर लॉन्ग वायर होता है? 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है। कंस्ट्रक्शन में अपने को क्या लिखना है? 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ कांस्टेंट टन और मैग्नीन is attached on a rectangular wooden board। तो रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड हो गया। ये राउंड इसलिए लेते हैं कि अगर अपन सीधा अगर लंबे बोर्ड पे बनाएं तो 10 मीटर का मतलब 33 फीट हो गया, तो फिर जगह ज्यादा होगी कि नहीं होगी अपने पास। तो उसको अपने पास क्या करने के लिए कंपेंसेट कैसे करें, तो 1 मीटर हो गया, यहीं से राउंड दे देता है अपने पास, तो 10 मीटर भी हो गया।
और जगह भी कम ऑक्यूपाई किया कि नहीं किया अपने पास। तो 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ कांस्टेंट टन और मैग्नीन इज अटैच्ड ऑन ए वुडन रेक्टेंगुलर बोर्ड। ठीक है, अब आता है अपने पास है constant tan and manganese wire is used in potentiometer. Why? Reason? वही रीजन जो मीटर resistivity of constant tan or manganese is very high and temperature coefficient is very low, so that there are no change in a resistance of constant tan or a manganese. ठीक है, अब इसका अपने पास इनवर्स क्वेश्चन भी आता है। कॉपर वायर इज नॉट यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर, तो उसका आंसर वही लिखना है। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज वेरी लो एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज वेरी हाई, सो दैट देयर आर कंटीन्यूअसली चेंज इन रेजिस्टेंस विद ए टेम्परेचर। तो कॉपर वायर यूज में नहीं लेंगे, कांस्टेंट है ये ले लेंगे। लेंथ इतनी ज्यादा क्यों ली है, इसका रीजन आगे मैं बता दूंगा अपने पास। उसके बाद में यहाँ पे मीट्रिक स्केल अटैच होता है, इसके साथ में जिसको अपन रीडिंग ले लेते हैं। आगे कंस्ट्रक्शन तो कुछ भी नहीं है, जिन बच्चों ने नहीं देखा ना उनको भी ये चीज समझ में आ गई होगी। भाई ये वुडन बोर्ड हो गया, एक 10 मीटर लॉन्ग वायर है, यहाँ पे अपने पास स्क्रू है, उससे कस दिया, यहाँ से घुमाया, यूं घुमाते घुमाते यहाँ आके एंड कर दिया और एक मीट्रिक स्केल इसके साथ अटैच कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन तो आ गया। नेक्स्ट अपन चल रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर है क्या, वो है मेन चीज। इट इज ए डिवाइस, देखो नाम में ही आ रहा है पता चल गया, और इट इज ए डिवाइस बाय व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स कैन बी मेजर्ड। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करने में यूज में आता है। अब फिर पता नहीं तुम्हारे दिमाग में आता भी है कि नहीं आता है, पर फिर भी इस समय जैसे ही अपन ये कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस बाय व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड, तो अपने दिमाग में तुरंत एक चीज आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से यूज लेते हैं कि नहीं लेते हैं? वोल्टमीटर आप जानते हैं छोटा भी होता है, सुंदर भी होता है, इजी टू कैरी भी होता है, नहीं होता है, और इजी टू रीड भी होता है। कुछ ही नहीं होता है उसमें, तो जैसे अपन ने कनेक्ट किया रीडिंग आ जाती है, निडल अपन देख लेते हैं कि 2 वोल्ट है या 3 वोल्ट है, इजी टू रीड हो गया, इजी टू कैरी हो गया अपने पास। ठीक है ना, तो जब सब कुछ ही सही है तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जबकि अपन ये जानते हैं एक ऑपरेटर्स बहुत बड़ा हो गया, इजी टू कैरी नहीं है, इजी टू रीड भी नहीं है। आगे अपन इसको जब स्टडी करेंगे ना तो इजी टू रीड भी नहीं होता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है तब जाके इसमें रीडिंग आती है अपने पास। तो अब फिर ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि भाई अपने को पोटेंशियोमीटर लेते हैं। तो इस बार मेरे पास मैं बता देता हूं, इट इज ए डिवाइस बाय व्हिच potential difference can be measured by 100% accuracy. ये है मेन चीज, potential difference can be measured by 100% accuracy by using potentiometer। चलो अब अपन ये करेंगे भाई, इससे 100% accuracy से मेजरमेंट हो जाता है। तो अब अपन ये करेंगे कि जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये लड़का अच्छा है, इसका मतलब इसके लिए इशारा अपने आप हो गएंगे ये बेकार है। तो भाई ये बेकार है क्या वास्तव में? तभी तो अपन कंपेयर कर रहे हैं, तभी तो, नहीं तो अच्छा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को। कोई बुरा है तभी तो अच्छा है अपने पास। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर जो है 100% एक्यूरेसी से मेजरमेंट करता है। तो क्या वोल्टमीटर ऐसा नहीं करता है? हाँ नहीं करता है। ये है अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय 100% एक्यूरेसी विद ए वोल्टमीटर। रीजन क्यों नहीं कर पाता है, उसके एक्यूरेसी 100% क्यों नहीं आ पाती है? यहां से थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन बता रहा हूं। देखो ये रेजिस्टेंस है आर हो गया, इसमें करंट का फ्लो कितना हो रहा है? सपोज दैट आई करंट का फ्लो हो रहा है। अब अपन अरिथमेटिक ले लेते हैं, आर का वैल्यू मान लो कि 10 ओम है, आई का वैल्यू कितने एम्पीयर ले लेते हैं अपन? 2 एम्पीयर ले लेते हैं। तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या है? आर आई। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? 20 वोल्ट। तो मैथमेटिक्स तो ये कहती है कि हमारे हिसाब से तो 20 वोल्ट की रीडिंग आना चाहिए। मैथमेटिकली ले लिया आपने, तो थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली अपने पास आंसर कितना आना चाहिए? 20 वोल्ट। अब अपन ये जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट वोल्टमीटर से करते हैं। तो वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे या सीरीज में? वोल्टमीटर को पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे या सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ये बताओ।
नहीं मिलेगा उसमें, सीरीज है ना, ये कह रहा है सीरीज में। सीरीज में नहीं करते हैं भाई, पैरेलल में करते हैं। क्यों करते हैं इसका भी रीजन बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ से करते हैं अपन, मान लो कि ये सीरीज में वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। अब वोल्टमीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, ठीक है ना। आप ये जानते हैं जैसे ये रेजिस्टेंस R1 है, वोल्टमीटर रेजिस्टेंस कितना है R2 है, करंट सेम होता है सीरीज में, ठीक है। ये जो रीडिंग देगा इसकी रीडिंग क्या होगी बताओ तो, V इज इक्वल टू R2I। अपने को रीडिंग किसकी लेनी थी, इसकी लेनी थी अपने पास। इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो R1I आएगा कि नहीं आएगा, जबकि वो रीड क्या करेगा R2I, तो वो इसकी रीडिंग देगा या खुद की रीडिंग देगा, वो तो खुद की रीडिंग देगा, ऊपर अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ। तो अब अपन कह सकते हैं, तो इसका रीजन भी है potential difference is different in series so that voltmeter cannot used in a series, ठीक है, it is used in a parallel। parallel में क्या होगा फायदा बताओ, अब देखो parallel में कैसे सेम रहेगा, ये R1 ये I, आप लोगों ने यहाँ पर जोड़ दिया, तो पैरेलल में बन जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है कि नहीं होता है। तो ये कितना रीड करेगा, ये जो भी रीड करेगा उतना ही यहाँ होगा, इसको यूं समझो, या जितना यहाँ है ये उतना ही रीड करेगा। उसका रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या होता है सेम होता है। और एमीटर किसमें कनेक्टेड होगा भाई, एमीटर सीरीज में, फिर एमीटर पैरेलल में नहीं ले सकते हैं। रीजन अगर जैसे मान लो कि एमीटर अपन ने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ से करंट डिफरेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये रीडिंग अलग देगा, उसमें करंट का फ्लो अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सीरीज में क्या फायदा मिलेगा, करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो जितना यहाँ करंट होगा उतना ही वहाँ एमीटर देगा कि नहीं देगा। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज़ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम इन ए सीरीज and voltmeter is always connected to parallel because in parallel combination potential difference is a same। ठीक है, आगे चलें। हमें समीर ने वोमेंस ने आंसर सही दिया। चलो तो ये वोल्टमीटर लगा दिया। अब जैसे ही वोल्टमीटर लगाया, अब देखना यहाँ से करंट आई आ रही थी, यहाँ आते करंट कितने पार्ट में डिवाइड होगी, भाई तुम तो मैथमेटिकली चलो क्या होता है, तो ये चलो मान लो इसमें करंट कितना हो गया I डैश हो गया, इसमें करंट I डैश हो गया, तो यहाँ कितना करंट पहुंचेगा I माइनस I डैश, इसमें I डैश करंट चला गया, इसमें कितना करंट रहेगा I माइनस I डैश। अब इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस पर V डैश I माइनस I डैश इनटू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब अपन चलें यहाँ से, सपोज दैट कि I डैश का वैल्यू 0.1 ले लिया, थोड़ा बहुत करंट जाता है इसमें, तो ये 0.1 ले लिया। अरिथमेटिक से अगर आप चलेंगे क्या आएगा बताओ, 2 माइनस 0.1 इनटू कितना होगा 10, कितना आएगा 19, ठीक है ना। अब 19 वोल्ट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो रीडिंग कितना करेगा 19 ही करेगा। मैथमेटिकली रीडिंग कितनी आनी चाहिए, आई कितनी, तो इसका मतलब सही कर रहा है गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, बस तो 100% एक्यूरेसी मेजरमेंट नहीं कर पा रहा है। अब अपन कहें कोई ये कहे कि नहीं इसी को सही करो, ये तो 20 वोल्ट ही ले, जैसे कोई ये कहे कि भाई अपने को ये तो रियल वोल्टमीटर है, कोई ये कहे कि इसको आइडियल बनाओ और इसी से मैं तो इसी से मेजरमेंट लूंगा, तो अपने पास है भाई चल ठीक है इसको तू कर ले एक बार। सपोज दैट इसका रेजिस्टेंस कितना है R, ये एग्जैक्टली सही मेजरमेंट कर ले, इसके लिए क्या होना जरूरी है मेरे को बस I डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ये तो गड़बड़ हो रही है सारी की सारी, मतलब ये 0 हो जानी चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो 20 वोल्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इसका मतलब अपने पास है अगर इसी वोल्टमीटर से सही रीडिंग लेनी हो तो I डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, और I डैश इज इक्वल टू V अपॉन R डैश होना चाहिए। अब ये बता दो कि इसका वैल्यू 0 कब होगा, या तो V 0 हो जाएगा, तो V 0 हो जाएगा तो मेजरमेंट क्या करोगे, वोल्टेज का मेजरमेंट के लिए तो अपन यूज सारा कर रहे हैं प्रोग्राम, क्या होना चाहिए R डैश का वैल्यू इनफाइनाइट होना चाहिए।
ये जैसे इसका वैल्यू इंफिनिटी होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर मस्ट बी इंफिनिटी। क्लियर मामला। अब आते हैं कि अपने को अगर इस वोल्टमीटर से रीड करना है और इसको आइडियल बनाना है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब तुम लोग भूल गए लैब में जब रेजिस्टेंस बॉक्स देखे थे ना उसमें इनफाइनाइट भी लिखा हुआ है, एक जगह इनफाइनाइट होता है। और फिजिक्स में सबसे इजी काम होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाना, बाकी के लिए तो कुछ करना तो पड़ता है और उनके लिए भी वायर तो चाहिए। इनफाइनाइट के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है और बन जाता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, देखो ये वायर है, ये दूसरा वायर है, इस समय इनके बिटवीन में करंट का फ्लो हो सकता है क्या, ये बताओ, नहीं हो सकता। ओपन है कि नहीं है सर्किट, रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है ये, क्योंकि करंट यहां से यहां जंप तो कर ही नहीं सकता है अपने पास, तो करंट 0 हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, नहीं हो गया। तो लैब में अपने पास जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें एक कॉलम होता है, एक डॉट होती है जिसमें इनफाइनाइट लिखा हुआ है। तो उसके इनसाइड में जब बॉक्स के अंदर खोलेंगे ना तो उसमें क्या मिलता है, दो वायर होते हैं, बस वो यूं ही रहते हैं, वो वायर हटा दिए जाते हैं, बस खुले हुए हैं, वो टच हो ही नहीं सकते। जब दो वायर टच नहीं हो सकते उनके बिटवीन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। तो चलो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बना भी सकते हैं यहाँ पर, तो बना लिया, तो आइडियल वोल्टमीटर भी बन गया कि नहीं बन गया। चलो आगे दूसरी प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट किया, ये आइडियल हो गया, इसके अंदर जो करंट जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल होगी। वोल्टमीटर की जो नीडल है ना वो रीडिंग देती है, वो नीडल चलती किससे है, करंट से ही चलती है। अब अगर कह रहे हैं कि उसमें करंट 0 हो गई तो वोल्टमीटर की नीडल जो है वो रीड कर लेगी क्या, ये बताओ, नहीं करेगी, वो 0 पे पड़ी रहेगी, 0 पे पड़ी रहेगी। इसका मतलब मामला ऐसा हो गया कि अगर अपन ने आइडियल वोल्टमीटर बना भी लिया तो किसी काम का नहीं। तो कुल मिला के अपन फाइनली क्या रिजल्ट मिला कि by 100% accuracy potential difference cannot be measured by voltmeter। अगर आप उसको आइडियल बनाते हो तो वो किसी काम का नहीं है, और अगर आइडियल नहीं बनाते हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है कि वो सही मेजरमेंट नहीं कर पा रहा है अपने पास। अब तो आ गया सारा खेल समझ में अपने पास। तो 100% accuracy potential difference cannot be measured by voltmeter because some current is taken by voltmeter। क्लियर, ये आ गया। ये जो ड्रॉबैक है वोल्टमीटर का, इसको अपन किससे रूप करते हैं, पोटेंशियोमीटर से। अब सवाल उठता है कि पोटेंशियोमीटर क्या करंट का नहीं लेता है अपने पास, है ना, इसमें ये तो हो रहा है ये करंट ले रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है। क्या पोटेंशियोमीटर करंट नहीं लेता है, हाँ नहीं लेता है। पोटेंशियोमीटर क्या अपने पास है, जो मेथड है वो मेथड भी यही है कि उसमें रीडिंग ही तब लेते हैं जब गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन होता है। 0 डिफ्लेक्शन हुआ तो करंट का फ्लो होगा क्या, ये बताओ, नहीं होगा। तो उसमें इनडायरेक्ट मेथड होता है, उसमें निडल विडल से काम नहीं चलता है पोटेंशियोमीटर। आप लोगों ने देखा भी है पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज में जब रीडिंग लेते हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होता है उसमें 0। तो करंट यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, नहीं आ रहा है अपने पास। तो करंट यूज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आइडियल काम हो गया कि नहीं हो गया, जबकि इसमें करंट यूज में आता है कि नहीं आता है, ये है अपने पास डिफरेंस। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है potential difference cannot be measured by 100% accuracy voltmeter, why, ये सारा का सारा गाना लिखो। चलो जी, चलो अच्छा वो मैडम छोड़ रही थी, हाँ कर दो तो लो तो भाई, ये रिकॉर्डिंग बंद, वैसे भी 4 मिनट ही बंद हो गया वहां पर।